जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके अप्रैल के महीने में शहनाई बजने के योग हैं। और यह जो जानकारी है आपको गुरु के वर्तमान स्थिति के अनुसार से दूंगा। इसमें किसी प्रकार से कोई फेर बदल नहीं किया गया है। तो वीडियो में आप बने रहिए, आगे मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना जन्मदिन से विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अपना जन्मदिन कमेंट करें, हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस साल तक हो सकती है। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके प्रेम विवाह के कितने योग हैं या आपको माता पिता की सहमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से लेकर जेड तक दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर की सहमति मिलेगी। इसके अलावा संतान योग यानी कि कुंडली में कितने संतान होंगे, प्रथम पुत्र प्राप्ति हो या पुत्री प्राप्ति के योग होंगे। इसके अलावा कौन सी महादशा चल रही है, करियर में क्या उत्तम रहेगा आपके लिए, कारोबार में क्या उत्तम रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो है आपके प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की स्थिति से आपका जीवन कैसा रहने वाला है, 7.5 से आप कब पीड़ित हो सकते हैं, कब उससे मुक्ति मिल सकती है, शनि की ढैया से कब पीड़ित हो सकते हैं, कब उससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन में भी दिए गए हैं और मैं दोहरा भी देता हूँ 8521835670 8521835670। तो यह नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी में क्यों देर हो रही है। वहीं ऐसे जातक जो अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपना भविष्य जानना चाहते हैं या अपने बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, वे भी संपर्क कर सकते हैं और कुंडली बनवा कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे का जो जीवन कैसा रहने वाला है, उसका भविष्य कैसा रहने वाला है, करियर कारोबार में क्या उत्तम रहेगा, किस क्षेत्र में उसे पढ़ना चाहिए और किस क्षेत्र में उसे कारोबार करना चाहिए, बच्चा किस क्षेत्र को लेकर जो है उलझन में है। तो ये सभी तरह की जो जानकारी है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मैं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो रही है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इसकी अनदेखी बिल्कुल ना करें। आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि 100 में से 80 जो ऐसे जातक हैं जिनके विवाह सही से नहीं चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण कुंडली मिलान है। अगर आप कुंडली मिलान कर लेते हैं और सही जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और आप किसी तरह उसमें समझौता नहीं करते हैं, तो यकीनन आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने नज़दीकी किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर अपनी कुंडली का मिलान करा सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में मिथुन राशि में विराजमान है और इस राशि में 2 जून तक विराजमान रहेंगे। उससे पहले जो है वर्तमान समय में खरमास चल रहा है। 15 मार्च को जो है सूर्यदेव ने मीन राशि में गोचर किया था और जब सूर्यदेव धनु राशि और मीन राशि में गोचर करते हैं तो खरमास लगता है और खरमास के दौरान जो है गुरु का प्रभाव जो है क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है या शून्य हो जाता है, या ऐसे समझे कि गुरु निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो है सूर्य जो है उसका प्रभाव पड़ जाता है। जब सूर्य का प्रभाव पड़ जाता है या गुरु का प्रभाव कम हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है मांगलिक कार्य ना करने की ही सलाह दी जाती है।
सभी प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में इसका विवरण है कि कभी भी खरमास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो खरमास जो है वो कुल 30 दिनों तक रहता है। धनु राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो 1 महीने तक रहते हैं, और उसके पश्चात जब सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तब जाके मकर संक्रांति के दिन से खरमास समाप्त होता है। इसी प्रकार से जब सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करते हैं और 1 महीने तक मीन राशि में रहते हैं, और फिर मीन राशि में गोचर करने के बाद 30 दिन तक भ्रमण करने के बाद उसके पश्चात जो है मेष राशि में गोचर करते हैं और इस दिन से खरमास समाप्त होता है। और इस अवसर पर जो है मेष संक्रांति भी मनाई जाती है। तो इस साल 15 अप्रैल को मेष संक्रांति है, यानी कि इस दिन को ही जो है सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार से 14 अप्रैल की रात में जो है सूर्यदेव राशि को परिवर्तन कर लेंगे और इसके चलते 15 अप्रैल को जो है खरमास समाप्त हो जाएगा, मेष संक्रांति मनाई। तो खरमास जो है वो 15 अप्रैल को समाप्त होगा, और जब खरमास समाप्त होगा उसके पश्चात जो है सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाएंगे, और 15 अप्रैल से जो है सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाएंगे। अप्रैल के महीने में जो है विवाह मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 15 अप्रैल को जो विवाह मुहूर्त का पहला दिन है, इस दिन भी विवाह कार्यक्रम किए जाएंगे। इस प्रकार आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, उपनयन भी कर सकते हैं, सगाई रस्म जो है उस रस्म को भी निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 अप्रैल का दिन शुभ है। इसके अलावा आप 15 से लेकर 30 अप्रैल के मध्य किसी भी तिथि पर जो है शुभ कार्य कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आप अपने स्थानीय पंडित अथवा रीति रिवाजों का अवश्य पालन करें। 15, 19, 21, 24, 25 और 29 इन तारीखों को जो है विवाह मुहूर्त है। इसके अलावा आप स्थानीय पंचांग का भी सहारा ले सकते हैं, उससे भी यह जानकारी मिल जाएगी कि विवाह मुहूर्त किस दिन निहित रहना चाहिए और किस तिथि पर जो चयन करना चाहिए। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित से भी संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया है कि सूर्यदेव जो है मीन राशि में विराजमान है, 15 अप्रैल को जो है मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। शनि देव जो है मीन राशि में विराजमान है। 11 अप्रैल को जो है बुध देव जो है गोचर कर जाएंगे मीन राशि में। मंगल देव पूर्व से ही जो है मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। इसके अलावा गुरु जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है। राहु जो है कुंभ राशि में विराजमान है। केतु जो है सिंह राशि में विराजमान है। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। चंद्रमा जो है हर 2 दिनों पर, हर सवा 2 दिनों पर जो राशि परिवर्तन करते हैं, और चंद्रमा के राशि परिवर्तन करने से भी जीवन साथी के भाव में जो है विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि अगर किसी प्रकार का संयोग नहीं बन रहा है तो चंद्रमा के गोचर करने से भी बन जाते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना, शुक्र का मजबूत होना, बुध और गुरु का मजबूत होना अनिवार्य होता है विवाह के लिए। वहीं अन्य ग्रह यानी कि पापी ग्रहों की जो है कुदृष्टि जातक पर न पड़ती हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि जीवन साथी के भाव में ग्रहों की स्थिति से किस प्रकार से विवाह के योग बनते हैं। तो बुध देव के रहने पर 20 वर्ष से ही विवाह के योग बनने लगते हैं। गुरु के रहने पर जो है 24 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष से जो है जातक के विवाह के योग बनने लगते हैं। शुक्र के रहने पर 26 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। सूर्य और राहु जब रहते हैं तो 27 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। हालांकि साथ में ना हो, अलग अलग, यानी कि सप्तम भाव में जो है राहु केवल हो तो 27 वर्ष से, केवल सूर्य हो तो फिर 27 वर्ष से विवाह के बनते हैं। लेकिन अगर सूर्य राहु के साथ आ जाए या युति बना लें प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के किसी भी मध्य में, तो खासकर नवम भाव में रहते हैं या एकादश भाव में रहते हैं, तो जातक जो है पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। तो सूर्य और राहु की युति जो है वो सही नहीं है। चंद्र और केतु, चंद्र और राहु की युति सही नहीं है। इसके अलावा जो है मंगल के रहने पर 28 वर्ष, कई ऐसे ज्योतिष कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो ये सरासर असत्य है। इस प्रकार की चीजों में विश्वास न करें। मंगल जो है वह एक प्रकार का जो है प्रभाव होता है जो व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। अगर प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, इसके अलावा द्वादश भाव में अगर मंगल रहता है तो जातक मांगलिक होता है। हालांकि कई परिस्थितियों में मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है। लेकिन अगर विवाह करने के इच्छुक हैं तो लड़कियों के लिए जो है कुंभ विवाह का विधान है, वहीं लड़कों के लिए जो अर्क विवाह का विधान है। तो इन दोषों को निवारण करने के लिए जो है कुंभ विवाह और कर्क विवाह पूजा का सहारा अवश्य लें और इसे अवश्य कराएं। इसके अलावा मंगलनाथ मंदिर में जो है भात पूजन का भी आयोजन किया जाता है, उसमें भी जो है आप भात पूजन करा सकते हैं। इससे भी जो है मंगल दोष पूर्णतः दूर हो जाता है। तो मंगल दोष के लिए जो है इस प्रकार की चीजें करें। वहीं शनि और केतु अगर रहता है विवाह भाव में तो 30 वर्ष के बाद ही विवाह के योग बनते हैं। लेकिन अगर बुध और शुक्र हो जाए तो इस परिस्थिति में जातक के विवाह में बाधा भी आती है। गुरु और शुक्र आ जाए विवाह भाव में तो भी जातक के विवाह में बाधा आती है। मंगल और शुक्र आ जाए तो इस स्थिति में जातक के प्रेम प्रसंग में होने के, प्रेम विवाह होने के योग बहुत अधिक रहते हैं। और एक बार अगर वो प्रेम
विवाह सफल नहीं हो पाता है तो फिर जातक के विवाह में बहुत बाधा आती है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों के अनुसार से भी जातक के विवाह के योग बनते हैं। अगर दिन अनुसार से देखें तो शनिवार के दिन जन्म लेने वाले जातक के शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में जो है 20, 21, 22, 24 इस समय से जो इनके विवाह के योग बनते हैं। आइए मैं आपको उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके अप्रैल के महीने में शहनाई बजने के योग है। तो प्रथम जो है मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लग्न भाव में ही गुरु विराजमान है और जब गुरु लग्न में है तो मिथुन राशि के जातक के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अगर बात करें मिथुन राशि के जातक के स्वभाव की, तो मिथुन राशि के जातक चूंकि राशि स्वामी इनके बुध होते हैं तो ये मधुरभाषी होते हैं। विभिन्न प्रकार के आकर्षण शक्ति इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रहों का राजकुमार भी बुध देव को कहा गया है। तो मिथुन राशि के जातक भी बेहद, अगर लड़के हैं तो बेहद हैंडसम होते हैं, वहीं अगर लड़की है तो उनमें चेहरे पर अलग प्रकार का आकर्षण होता है, चमक होती है, जिससे लोग जल्द प्रभावित होते हैं। इस राशि के जातक जो होते हैं बड़े ही सांख्यिकी होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, तार्किक होते हैं। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपके लिए जो है रिश्ता जो है वो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण और पश्चिम या दक्षिण पूर्व से जो है विवाह प्रस्ताव आने की योग हैं, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो। बात करें अगर दूरी की, तो अधिकतम दूरी जो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। वहीं बात करें अगर नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एच नाम के जातक के साथ इनके विवाह के प्रबल योग रहते हैं, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 जून तक जो है विवाह के प्रबल योग हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहने वाला है। आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। वहीं ऐसे जातक जो मिथुन राशि के लड़के हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप जो है 15 जून तक इंतजार करें। गुरु की कृपा से जो लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं, वहीं शुक्र की कृपा से लड़कों के विवाह के योग बनते हैं। तो मिथुन राशि के जो लड़के हैं उनके लिए 15 जून के बाद विवाह के योग बनेंगे। वहीं दूसरी राशि की बात करें तो सिंह राशि के जातक है, चूंकि आपके एकादश भाव में गुरु की दृष्टि है। हालांकि लग्न में केतु जो है प्रभावित हो सकता है, इससे आपका जीवन या आपके विवाह की बातचीत हो सकती है और ऐन समय में उस पर जो है अल्प विराम लग सकता है। अगर आप सिंह राशि के जातक है तो आपको 5 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि अप्रैल के महीने में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। खासकर सिंह राशि की जो लड़कियां हैं उनको यह लाभ मिल सकता है कि आपके लिए रिश्ता तय हो सकता है, रिश्ते की बातचीत हो सकती है। 15 से 30 अप्रैल के मध्य कोई जो शुभ जो है रिश्ता आपके लिए आ सकता है रिश्तेदार के माध्यम से। और बात करें अगर दिशा की, तो पूर्व का दिशा इनके लिए उत्तम होता है, यानी कि इस दिशा से ही रिश्ते आने के प्रबल योग हैं। सिंह राशि के जातकों में जिस प्रकार के स्वभाव देखने को मिलते हैं, वे लीडर होते हैं, साहसी होते हैं, आत्मविश्वास से लवरेज होते हैं, किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं और यही कारण है कि इस राशि के जातक जल्द सफल हो जाते हैं। तो इस राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर एम से होता है, यानी कि मौ से। और इस राशि के जातक के विवाह के योग जो होते हैं एम, के, एस और जी नाम के जातक से होते हैं। पूर्व का दिशा इनके लिए अनुकूल है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो पूर्व का दिशा अनुकूल होता है, इस दिशा में अगर आपकी बातचीत होती है तो रिश्ते तय होने के प्रबल योग बनते हैं। अब बात करते हैं यहाँ सिंह राशि के जातकों के बाद जो है, अब बात करते हैं सप्तम भाव की। तो धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और जब जातक के विवाह भाव में देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है या दृष्टि पड़ती है तो उस समय संयोग बहुत ही उत्तम रहता है। तो न केवल अप्रैल के महीने में, मई के महीने में भी और 2 जून तक जो है धनु राशि के जातक के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बात करें अगर मिथुन राशि, सिंह राशि के बाद धनु राशि के जो भी जातक होते हैं उनके लिए जो है समय जो है बहुत उत्तम है। और खासकर जो है 2 जून तक आपके लिए रिश्ता उत्तर और पूर्व दिशा दोनों दिशाओं से आने के प्रबल योग हैं। वहीं बात करें धनु राशि के जातकों की, तो इनके राशि स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आराध्य जो है जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। तो जो भी धनु राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही उत्तम है और खासकर विवाह के लिए आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप परिणय सूत्र बन सकते हैं। अप्रैल के महीने में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। वहीं जो अंतिम राशि है वो कुंभ राशि है। हालांकि कुंभ राशि के जातक अभी वर्तमान समय में 7.5 से भी पीड़ित है। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण में शनिदेव आपको अवश्य शुभ फल देंगे और जीवन जीने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य देंगे और इस उद्देश्य को पाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर सब कुछ समाप्त भी हो चुका है तो भी एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि शनिदेव हमेशा ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो शनिदेव की आप पर कृपा बरसेगी। राहु भी आपके लग्न भाव में है तो कहीं ना कहीं बाधा भी आ सकती है।
आपको सभी चीज़ों को गोपनीय रखना है, गुप्त शत्रु से बचकर रहना है। इसके अलावा प्लानिंग जो भी करते हैं उसको एक्सपोज ना करें, किसी के सामने जाहिर ना करें। तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो पश्चिम दिशा आपके लिए उत्तम होता है। पश्चिम दिशा से ही इनके लिए विवाह रिश्ता आ सकता है, विवाह की बातचीत हो सकती है। और वहीं बात करें अगर नाम अक्षर की, तो पी नाम के जातक यानी कन्या नाम राशि के जातक, आर यानी कि तुला राशि के जातक, ए यानी कि जो है मेष राशि के जातक, PRA नाम के जातकों से इनके परिणय सूत्र में बनने के योग रहते हैं। इसके अलावा एक अन्य राशि भी है जिनके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरस रही है, यानी कि वो राशि जो है वो तुला है। तुला राशि के जातक के भाग्य भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरस रही, दृष्टि बरस रही। इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए भी अप्रैल का महीना शुभ रहने वाला है। आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है, खासकर विवाह, रिश्ते और सगाई को लेकर। विवाह के लिए जो इनके लिए अनुकूल दिशा वो आग्नेय कोण होता है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। और बात करें अगर नाम अक्षर की, तो SGM नाम के जातक के साथ इनके लिए कंपेटेबिलिटी अच्छी बैठती है, यानी कुंभ राशि के जातक, सिंह राशि के जातक के साथ कंपेटेबिलिटी अच्छी बैठती है इनकी। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको गुरु के गोचर से या गुरु के वर्तमान स्थिति से, गुरु के मिथुन राशि में रहने से, इसके अलावा गुरु के मिथुन राशि में रहने से जिन 5 राशि के जातक के अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है, विवाह तय हो सकता है, अचानक रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत, तो यह जानकारी दी है। विभिन्न प्रकार के ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से हम यह जानकारी दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इससे सूचना हेतु लिए। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, अथवा उपयोग करते हैं, तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर लें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।